हेलो नमस्कार दोस्तों। आज विज्ञान यानी साइंस का एग्जाम था मैट्रिक का बिहार बोर्ड की ओर से। और इस परीक्षा में जी हाँ दोस्तों कि जो प्रश्न पत्र ए सेट आया था, जी हाँ यहाँ आप देख सकते हैं विषय कोड 112 है और यहाँ पर जो पेपर है वो ए सेट का है। तो विज्ञान परीक्षा में पूछे गए वो सारे सवाल जो कि बहुत ही इजी सवाल आए हैं आज के एग्जाम में, और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल हैं उन सारे सवालों का हम बिल्कुल सटीक विश्लेषण करने वाले हैं। तो कृपया आप भी तैयार हो जाइए और अपना अपना पेपर लेकर रेडी हो जाइए और देख लीजिए कि आज के एग्जाम में आप लोग का जो है कितना नंबर आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं उन सारे क्वेश्चनों का हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन। यह देखिए कुछ निर्देश दिया गया है। यहाँ पर कुल प्रश्न जो है 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, जिनमें से कि 40 क्वेश्चनों को आपको उत्तर देना है और 30 क्वेश्चन जो है वो आपको लॉन्ग और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जिनको कि आपको लिखना है। अर्थात सब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 है। तो 80 में से 40 क्वेश्चनों का जवाब देना है और 30 में से मात्र 15 क्वेश्चनों का ही आपको जवाब देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहला सवाल पूछा गया है, जी हाँ दोस्तों बहुत ही इजी सवाल है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग होते किस पौधे का उपयोग किया था। जी हाँ दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया था। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, मटर। जी हाँ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। जी हाँ दोस्तों किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय श्वसन से जो है सबसे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। जी हाँ दोस्तों मानव में नर जनन ग्रंथि कौन होता है, तो मानव में नर जनन ग्रंथि जो है वृषण होता है। राइट आंसर ए होगा वृषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जी हाँ दोस्तों जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, अणु की गति, वृद्धि, संघ या समन्वय। तो जीवन की जो एक प्रमुख विशेषता वो है वृद्धि। तो राइट आंसर आपका बी होगा वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से एग्जाम में कि स्वपोषी पोषण होता है। जी हाँ दोस्तों बहुत ही सवाल, स्वपोषी पोषण कहाँ होता है, तो स्वपोषी पोषण जो होता है वो पौधों में होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। छठा क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस होता है। जी हाँ दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, गाल्सी कॉम्प्लेक्स या क्लोरोप्लास्ट में। जी हाँ दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है वो कोशिका द्रव्य में होती है। राइट आंसर बी होगा कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन देखा जाए। 7वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, ये भी बहुत इजी सवाल है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। राइट आंसर ए होगा न्यूरॉन। नेफ्रॉन गलत आंसर है, जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। जी हाँ दोस्तों कौन सा एंजाइम है जो वसा को तोड़ देता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या लाइपेज। जी हाँ दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा लाइपेज जो है या एंजाइम पर कार्य करता है। एंजाइम जो है लाइपेज वसा पे काम करता है और वसा को क्या करता है, तोड़ देता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों 9th क्वेश्चन जो है 9वां क्वेश्चन पूछा गया है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। बहुत इजी सवाल है ये भी, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। जी हाँ दोस्तों शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण शरीर का मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा करता है, तो राइट आंसर ए होगा अग्र मस्तिष्क जो होता है यह शरीर का संतुलन तथा अनुरक्षण करता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। जी हाँ दोस्तों उस पौधे का नाम बताना है जिसमें रंध्र पाए ही नहीं जाते हैं, आम, हर्डिला, कनेर या नागफनी। जी हाँ दोस्तों राइट आंसर सी होगा नागफनी में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। क्यों, क्योंकि नागफनी रेगिस्तानों में होने वाला पौधा है और इसमें रंध्र नहीं होते हैं, जिससे कि इसका वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है और ये लंबे समय तक बिना पानी के भी टिका रह जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। बहुत इजी सवाल पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है BS4 का संबंध है। जी हाँ दोस्तों BS4 का संबंध किससे है, तो BS4 का संबंध वायु प्रदूषण से है। जी हाँ दोस्तों BS4 का संबंध
वायु प्रदूषण से है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। बहुत ही इजी सवाल है भी, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक अर्थात रक्त में कौन सा वो कण है जो कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर सी है, हीमोग्लोबिन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस हार्मोन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है? टायरोसिन, ऑक्सीटोसिन, थायरोट्रोपिन या इंसुलिन? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 15 नंबर क्वेश्चन है कि बीज विकसित होता है। जी हाँ दोस्तों, बीज कहाँ विकसित होता है? परागकोश, अंडाशय, पुंकेसर या बीजांड से? तो जो बीज होता है बीजांड से क्या होता है? विकसित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रहणी भाग है। जी हाँ दोस्तों, ग्रहणी किसका भाग है, किस अंग का भाग है? तो ग्रहणी जो होता है छोटी आंत का हिस्सा होता है। राइट आंसर बी होगा आपका, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। जी हाँ दोस्तों, कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को क्या कहा जाता है? तो कार्पस ल्यूटियम से जो स्रावित होने वाला हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 18 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। इस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। बहुत ही सवाल है अभी, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश जो होता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 19 नंबर क्वेश्चन है, मानव का उद्भव स्थान है। जी हाँ दोस्तों, मानव का उद्भव स्थान यानी मानव की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो मानव की उत्पत्ति जो है अफ्रीका देश से हुई, अफ्रीका महादेश से हुई है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित है रोग है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा रोग जो है लैंगिक जनन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? तो सुजाक, जी हाँ दोस्तों, ये भी है जिसे कि गोनोरिया कहा जाता है। तीसरा है यहाँ पर एड्स, ये भी जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है। और डी नंबर ऑप्शन है बी और सी। तो जी हाँ दोस्तों, बी और सी दोनों जो है लैंगिक संचारित रोग है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी सुजाक और एड्स दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव गुर्दे का आकार होता है। बहुत ही सवाल है ये भी दोस्तों, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? गोलाकार, आयताकार, सेम के बीच के आकार का, इनमें से कोई नहीं। तो मानव गुर्दे का आकार जो होता है सेम के बीच के समान होता है। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सवाल है। आप लोगों ने, उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इन सारे क्वेश्चनों का बिल्कुल सही सही जवाब दिया होगा। यदि नहीं दिया है तो आप मिला लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चनों को जो है गलत किया है और कितने क्वेश्चनों को आपने सही किया है। 22वां क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। जी हाँ दोस्तों, किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसका कारण क्या है? तो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये जो दोनों हार्मोन्स हैं, इन दोनों हार्मोन्स के कारण क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहा जाता है? यहाँ पर कुछ लोगों ने गलती भी किया होगा। तो यौन परिपक्वता की अवधि को किशोरावस्था कहा जाता है, प्यूबर्टी नहीं कहा जाता है, यानी यौनारंभ। यहाँ पर जिसका पेपर है उसने यौनारंभ मारा है, जो कि गलत है। यहाँ राइट आंसर आपका किशोरावस्था होगा, क्योंकि यौनारंभ कहा जाता है जब किशोरावस्था की शुरुआत होती है, और जिस अवस्था में यौन आरंभ परिपक्व होते हैं उस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। तो राइट आंसर ए होगा, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जी हाँ दोस्तों, जो ओजोन परत है उसका ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ओजोन परत का जो ह्रास है वो आपका CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। राइट आंसर सी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? जी हाँ दोस्तों, तालाब जो है वो किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है आपको बताना है। कृत्रिम, प्राकृतिक, जैविक, इनमें से कोई नहीं। तो तालाब कृत्रिम जो है पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि तालाब का निर्माण मनुष्य करता है, तो इसलिए कृत्रिम है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? यानी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक संख्या में कौन होता है? उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वभक्षक? तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक जो संख्या होती है वो उत्पादकों की होती है। जी दोस्तों, राइट आंसर ये होगा, उत्पादक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? जी हाँ दोस्तों, जब इस पृथ्वी पर जीव नहीं आए थे तो उस समय पृथ्वी पर क्या नहीं था? CO2, NO2, O2, इनमें से सभी। राइट आंसर यही होगा, इनमें से सभी।
उस समय ना कार्बन डाइऑक्साइड था, ना नाइट्रोजन था, ना ही ऑक्सीजन था। राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, भारत में जो विद्युत धारा उत्पादित होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो राइट आंसर आपका डी होगा, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली विद्युत धारा का उत्पादन भारत में होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 29 नंबर क्वेश्चन है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा। जी हाँ दोस्तों, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा किसके बराबर होती है? तो एक माइक्रो एम्पियर जो विद्युत धारा है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर बी, 10 के पावर -6 एंगस्ट्रॉन के बराबर होती है एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, नरौरा जो विद्युत संयंत्र है वो किस राज्य में अवस्थित है, आपको ये बतलाना है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? जी हाँ दोस्तों, स्पेक्ट्रम किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो बहुत इजी सवाल है, स्पेक्ट्रम का निर्माण प्रिज्म से होता है। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 32 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है? जी हाँ दोस्तों, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना होगा? तो वस्तु को फोकस और लेंस के बीच में ही रखना होगा। राइट आंसर बी होगा, फोकस और लेंस के बीच में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? जी हाँ दोस्तों, नेत्र किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर डी हो जाएगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बहुत इजी सवाल है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग होता है? राइट आंसर आपका बिल्कुल सही, डी होगा, आमीटर का प्रयोग होता है। विद्युत धारा मापने की युक्ति को आमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करेगा? वी आई, वी स्क्वायर आई आर, आई स्क्वायर आर या फिर आई आर स्क्वायर? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर यही होगा, विद्युत शक्ति को आई आर स्क्वायर निरूपित नहीं करेगा, बाकी इन तीनों से विद्युत धारा निरूपित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है किसके द्वारा बन सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा उत्तल लेंस द्वारा बनेगा। राइट आंसर बी होगा, उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपके एग्जाम में। 37 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, देखते हैं कौन इसका जो है सही जवाब देता है। वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब बिंदु, फोकस या प्रकाश केंद्र? तो राइट आंसर होगा प्रतिबिंब बिंदु। लेकिन जिस छात्र का ये क्वेश्चन पेपर है उसने सी लगाया है, जो कि गलत है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अपवर्तन होने के बाद उसे क्या कहा जाता है, तब यहाँ फोकस होता। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मुख्य अक्ष नहीं लगाया गया है, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उस बिंदु को प्रतिबिंब बिंदु कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है। जी हाँ दोस्तों, जो फोटो खींचने वाला कैमरा होता है उसका विदृश्यक यानी लेंस जो होता है वो कैसा होता है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर सी होगा, उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक जो होता है वो उत्तल लेंस का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस या 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस? राइट आंसर आपका डी होगा, 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। क्यों? क्योंकि लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 1/f होता है। जी हाँ दोस्तों, 1/f का मतलब होता है f का मान जितना ही छोटा होगा P का मान उतना ही ज्यादा आएगा। तो राइट आंसर होगा आपका डी,
पान सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर की। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस जो होंगे संभवतः होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों जो होगा अवतल होगा। जी हाँ दोस्तों, दोनों जो होगा अवतल होगा, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, वाट के बराबर क्या होता है, तो वाट के बराबर जूल प्रति सेकंड होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। जी हाँ दोस्तों, जिस विद्यार्थी का पेपर है उसने गलत कर दिया है, यहाँ तांबा मारा गया है, तांबा सही जवाब नहीं होगा। विद्युत हीटर के तार की जो कुंडली होती है वो किसकी बनी होती है, नाइक्रोम के तार की बनी होती है, राइट आंसर डी हो जाएगा, नाइक्रोम की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसे प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध के द्वारा विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में चेंज हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान जो होगा वो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, विद्युत वाहक बल से अधिक होगा, विद्युत वाहक बल से कम होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्युत वाहक बल से कम होगा। विभवांतर का जो मान होगा वो विद्युत वाहक बल से क्या होगा, कम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। बहुत ही जी बबुआ वाला सवाल है यह कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। जी हाँ दोस्तों, कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा है, पवन सूर्य ऊर्जा लिए नवीकरणीय ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, अर्थात तरंगदैर्घ्य का आपको ऐसा ही मात्रक बताना है। तो तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है किस चीज में, मीटर में मापा जाता है। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए, मीटर में। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में, क्योंकि तरंगदैर्घ्य क्या है, एक दूरी है, एक लंबाई है, तो तरंगदैर्घ्य को मीटर में मापा जाता है। जिसका यह है उसने बी लगाया है जो कि गलत है, हर्ज में नहीं मीटर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। जी हाँ दोस्तों, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें गतिशील कण कौन सा है, तो उसमें गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को ही क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। जी हां दोस्तों, 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा, अर्थात आपको W का मान निकालना है दोस्तों। तो W बराबर क्या होता है, W बराबर VQ होता है, यानी आपको 2 और 22 में गुणा कर देना है, तो क्या होगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा 24 जूल। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर डी होगा 24 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन है कि वोल्ट बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, वोल्ट किसके बराबर होता है, तो वोल्ट जो होता है जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है, राइट आंसर ए होगा, विद्युत धारा। आप लोग क्वेश्चन को मिलाते चलिए और देखते चलिए कि आपने कितना सही जवाब दिया है और कितना गलत जवाब दिया है, ताकि आप अपना रिजल्ट का सही सही अंदाजा लगा सके कि आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी परीक्षाओं का आपको सटीक जवाब आंसर आपको मिलता रहे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में कौन सा कथन सत्य है। जूल बराबर वोल्ट गुणे एम्पियर, जूल बराबर कूलाम गुणे वोल्ट, जूल बराबर एम्पियर बटा वोल्ट, या जूल बराबर कूलाम बटा वोल्ट। राइट आंसर बी हो जाएगा, जूल बराबर कूलाम गुणे वोल्ट। जी हाँ दोस्तों, क्यों, क्योंकि V बराबर J बाई C होता है, तो यहाँ आपको क्या है, जूल बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू सी, यानी कूलाम इंटू वोल्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 52 नंबर क्वेश्चन है कि CHO अभिक्रियाशील समूह को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहा जाता है, तो एल्डिहाइड कहा जाता है। डायरेक्ट हम लोग आंसर पर चलते हैं, हम लोग सारे ऑप्शनों को नहीं पढ़ेंगे, जिससे कि समय की बचत होगी, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चनों को देखा जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
53 नंबर क्वेश्चन है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है। जी हाँ दोस्तों, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, C2H4 गैस बनती है सांद्र H2SO4 के साथ। किसको, एथेनॉल को गर्म करने पर। राइट आंसर डी होगा, C2H4। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि जिंक ब्लेंड में किस धातु का अयस्क है। जी हाँ दोस्तों, जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, आपको बताना है। बहुत इजी सवाल है, जिंक लगा ही हुआ है तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, जस्ता का अयस्क है जिंक ब्लेंड। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो आवर्त सारणी के किसी भी तत्व के में आवर्त का जो गुण होता है वो कक्षों की संख्या, जी हाँ दोस्तों, यानी जो सेलों की संख्या होती है वो क्या होती है, समान होती है किसी भी आवर्त में। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन है कि CaO प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, ये किस प्रकार की अभिक्रिया, बहुत इजी सवाल है, संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ओजोन का आणविक सूत्र है। बहुत इजी सवाल दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से गलती नहीं होना चाहिए। ओजोन का आणविक सूत्र है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। राइट आंसर बी, O3 ओजोन का आणविक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। जी हाँ दोस्तों, क्षारक का यानी पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करेगा। तो 13, 7 से ऊपर वाला जो भी विलयन होता है वो क्या होता है, क्षारक होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 13। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन क्या है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु, तो आपने पढ़ा है जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, यानी 2 गो हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2:1। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर जो क्वेश्चन है वो 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा सवाल यदि आपको नहीं पता होगा, याद नहीं किया होगा, तो आप इसमें गलती कर सकते हैं कि कौन सा धातु है आपको पहचानना है। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी तत्व के संकेत के नीचे परमाणु संख्या होता है और ऊपर क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो यहाँ पर आपको परमाणु क्रमांक को देखकर बतलाना है कि कौन सा जो होगा वो क्या होगा, धातु होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो बी नंबर ऑप्शन है 12, जी है ना दोस्तों, 12 नंबर पे क्या है, मैग्नीशियम है। 8 नंबर पर क्या है, ऑक्सीजन है। 6 नंबर पर कार्बन है और 9 नंबर पर फ्लोरीन है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो होगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी होगा। 12 नंबर पे मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। 61 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, अम्लीय जो ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो किसी भी अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन देखा जाए। बहुत इजी सवाल इस साल पूछा गया है। इसमें जो भी पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा सा भी अगर पढ़े होंगे बढ़िया तरीके से तो 40 में 40 नंबर उनका रखा है ऑब्जेक्टिव में। यहाँ गलती करने लायक ऑब्जेक्टिव आया ही नहीं है। अगला सवाल कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। जी हाँ दोस्तों, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, बहुत इजी सवाल है, हीरा। जी हाँ दोस्तों, हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है दोस्तों, वो सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है वो श्वेत होता है। राइट आंसर ए होगा, श्वेत। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो शोषण जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि शोषण की क्रिया के दौरान शरीर में क्या होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कि अगला क्वेश्चन है 65 नंबर की जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। बहुत इजी सवाल, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है। तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 66, सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। जी हाँ दोस्तों, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, Na2CO3। अगला क्वेश्चन देखते हैं
67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक विजातीय यौगिक है आपको पहचानना है। चूना पत्थर, संगमरमर, मरखड़ी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर होगा बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है विजातीय यौगिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन को। 68 नंबर क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। जी हाँ दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। खाने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। राइट आंसर डी होगा दोस्तों। जी हाँ, सोने खाने वाला जो सोडा है यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। मेथेनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका बी होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। संक्षारक का मतलब बहुत ही तीव्र अम्ल, शक्तिशाली अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। जी हाँ दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 10.10.5। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जी हाँ दोस्तों, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। राइट आंसर आपका डी होगा 6। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होगी। जी हाँ दोस्तों, किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होगी। तो फ्लोरीन की जो आयनन ऊर्जा होती है वह फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा जो होती है मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। जी हाँ दोस्तों, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में केवल 2 ही तत्व है और वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। जी हाँ दोस्तों, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में 2 तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन देखा जाए। 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। जी हाँ दोस्तों, किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। तो यहाँ देखा जाए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, M+। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। जी हाँ दोस्तों, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन जाकर भरते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर जो होगा आपका एल हो जाएगा, यानी एल सेल जो होगा। बी नंबर जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर की संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है। राइट आंसर होगा सी, एल्केन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को एल्केन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर की मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थान में बाद में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, मेंडलीव ने जो भविष्यवाणी की थी उनके बाद कौन सा तत्व जो है उनके खाली स्थान को पूरा किया था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा गैलियम ने। जी हाँ दोस्तों, गैलियम उस रिक्त स्थान पर आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। जी हाँ, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है। तो आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होती है, नोबेल गैस होती है। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 79 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व होगा। जी हाँ दोस्तों, वह तत्व कौन सा होगा। राइट आंसर ए, नियान होगा। वह तत्व जो होगा कौन सा तत्व होगा, नियान होगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट 80 नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन, सबसे अधिक ऊर्जा जो होती है किसके पास होती है। तो राइट आंसर आपका एफ हो जाएगा, फ्लोरीन के पास जो है सबसे अधिक ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार से हमने 80 क्वेश्चनों को देखा, इसमें से केवल 40 क्वेश्चनों का जवाब ही आपको देना था और ये इतने इजी सवाल पूछे गए हैं कि इसमें से कोई भी अगर पढ़ने वाला छात्र होगा तो जो इसमें 40 में 40 नंबर जरूर लाएगा। चलिए, अगर जिसको यहाँ पर देखना है कि सब्जेक्टिव सवाल इसमें कैसे कौन कौन से पूछे गए हैं तो आप ये भी देख सकते हो। सब्जेक्टिव सवाल भी बहुत इजी पूछे गए हैं। इनमें से भी जो है आपको बहुत कम सवालों का ही उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर ही देना है। नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय विखंडन की परिभाषा देना है। अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखना है। विद्युत विभव की परिभाषा दे, इसका SI मात्रक लिखना है।
क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है? कारण देना है आपको। ओम के नियम को लिखना है। देखिए बहुत ही चर्चित सवाल, बहुत बार पूछा गया सवाल। ओम के नियम को लिखना है। 2 नंबर का सवाल है, केवल ओम के नियम की आपको परिभाषा लिखना है। दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है आपको बताना है। 2 नंबर का सवाल है, दृष्टि दोष की परिभाषा लिख देनी है और इसके टाइप लिख देने हैं कि यह कितने प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर बताना है। कि जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस होता है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है, इसका आपको कारण देना है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि एक अवतल दर्पण में सिद्ध करना है 1/v + 1/u बराबर 1/f, यानी दर्पण सूत्र आपको स्थापित करना है। या फिर विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचना है और इसके सिद्धांत की कार्यविधि का स्पष्ट क्या करना है, वर्णन करना है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है, ये भी आपको बतलाना है। यानी टोटल तब जाकर आपको 6 नंबर मिलेंगे। यानी 2 नंबर मिलेंगे चित्र के लिए, 2 नंबर मिलेंगे सिद्धांत के लिए और 2 नंबर मिलेंगे विद्युत मोटर में विभक्त वलय का महत्व बताने के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रसायन शास्त्र के क्वेश्चनों को देखा जाए। रसायन शास्त्र में भूमिगत जल के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख करें। यानी जो भूमिगत जल होता है उससे 2 लाभ क्या क्या होंगे आपको बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखना है और इसके उपयोग को बतलाना है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करना है। और है कि ताम्र छिलन को हवा में लंबे समय तक गर्म करने पर उस पर काली परत चढ़ जाती है। इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर उसका भूरा रंग पुनः वापस आ जाता है। यह कौन सी गैस अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया के नाम एवं समीकरण दोनों लिखना है। यहाँ पर आपको नाम और समीकरण लिखने पर 1-1 नंबर मिलेगा। टोटल 2 नंबर का क्वेश्चन है। अयस्क क्या है, अयस्क की परिभाषा लिखना है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं खाने चाहिए, आपको इसका कारण लिखना है कि क्या हो जाता है। लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जा सकता है। सहसंयोजक बंधन क्या है, इसके 2 उदाहरण देने हैं। उसके बाद इसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, हमारे दैनिक जीवन में पीएच के किन्हीं 5 महत्वों का उल्लेख करना है। या हाइड्रोकार्बन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही इजी सवाल पूछा गया है आपसे केमिस्ट्री में, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। अगला जीव विज्ञान देखते हैं कि रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है आपको बतलाना है। एक प्ररूपी पुष्प के सहायक अंगों का वर्णन करना है। कायिक जनन क्या है, ध्वनि तथा शिरा में अंतर बताइए। किण्वन किस प्रकार का श्वसन है या कहाँ होता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। रक्त के जमने में पट्टिकाणुओं की क्या भूमिका होती है। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं। और बायोलॉजी के दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को देखते हैं कि न्यूरॉन क्या है, स्पष्ट आरेखीय चित्र द्वारा न्यूरॉन को नामांकित करें। अथवा आहार श्रृंखला क्या है, इसे एक उदाहरण द्वारा समझाएं। तो इस प्रकार जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2022 का जो मैट्रिक का फाइनल एग्जाम है साइंस का, उसमें जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सारे क्वेश्चनों को हमने आज देखा और इसके बारे में जाना। तो आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर दे और आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, जय हिंद।